साथियों, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूस्ट, आज अपने एक विशेष मेहमान के साथ स्टूडियो में उपस्थित हूँ। साथियों, किसी एक स्टेज पर मुझसे ये बात लिखी गई कि तेरी मस्जिद में गया न गया मुझे मालूम नहीं, लेकिन तेरे बंदों को तो चाहा है मगर मैंने। जी हाँ, ये भी पूजा का, ये भी इबादत का एक तरीका है कि हम उस परमात्मा की बनाए हुए इंसानों को उस ढंग से चाहें कि जो उनके जीवन में कमी है, जो कुछ रिक्तता उनके जीवन में है, उसको हम अपने प्यार से, अपने साधनों से, अपनी मेहनत से भर कर दिखाएं। मैडम शोभा लाल वर्षों से रिटायरमेंट के बाद इस काम में लगी हुई है। मुझे इनके सेंटर में जाने का इत्तेफाक हुआ और सलाम करता हूँ इनके जज्बे को, जिस जज्बे के साथ ये बच्चों के सेंटर को चला रही हैं और उनके लिए काम करने के लिए तत्पर रहती हैं। हम मैडम का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इनकी सेहत को बनाए रखे, ताकि ये इस तरह के चैरिटी वाले वर्क में काम करती रहें। आइए इनकी इस जर्नी को इनके मुख से ही सुनने का प्रयास करते हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं जानना चाहूँगा कि ये काम आप कब से कर रहे हैं और इससे पहले आप सरकारी नौकरी में थी, तो किस तरह से आपने दोनों कामों का तालमेल बिठाया और फिर इस काम को करके शुरुआत की और कहाँ तक आप पहुँच गए हैं? जी नमस्कार, मैं मुकेश जी और प्रवीण जी के स्टूडियो में आई हूँ आज और रेडियो बज के माध्यम से आप तक संदेशा पहुँचाना चाहती हूँ। मैं इनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, यहाँ मुझे इनवाइट करा और मेरी बातों को, जो भी मेरे सेंटर पे इन्होंने देखा था, समझा और मुझे यहाँ मौका दिया कि मैं आप रेडियो बूस्ट के ज़रिए अपनी जो भी थोड़ी बहुत उपलब्धियाँ की हैं, मैंने, हमारी टीम ने की हैं, मैं कहना चाहूँगी, उस टीम ने जो एक ऐसे वर्ग के लिए काम करने का ठाना जो वर्ग का स्तर समाज की मुख्य धारा से थोड़ा नीचे होता है, और वो होता ही है, हर समाज में इस तरह की विसंगतियां रहती हैं, उनके लिए काम करने का मुझे मौका मिला। ये यात्रा बहुत लंबी थी मुकेश जी, इतना आसान नहीं था इसको करना। जब ये शुरू हुआ 1990 की बात कहूँगी, या मैं 1980 में भी जाऊँगी, तो अखिल भारतीय महिला परिषद दिल्ली में एक ऑफिस है, वहाँ पर उनकी 400 ब्रांचेज होती थी और वहाँ वॉलंटियर्स होते थे। तो हम और हमारे पति विदेश में थे, हम वापस आए तो दिल्ली सेटल हुए, तो बच्चे थे साथ में, इन लॉज वगैरह थे नहीं, तो बच्चे स्कूल जाते थे। तो एक्चुअली में मैं अपने पति को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने शायद इन चीज़ों को समझा, मेरी योग्यता को समझा, बोले जाओ, कुछ आगे जाओगी, पढ़ो, देखोगी, संस्था में लोगों से बातचीत करोगी तो पता लगेगा कि तुम्हें कि कुछ कर सकती होगा वहाँ जाके। उतने टाइम में निकल जाती थी, बच्चे स्कूल से आते थे, मैं भी घर आ जाती थी। वहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम चलते थे, प्रौढ़ शिक्षा, सिलाई सेंटर, गांव-गांव में जाके, दिल्ली के गाँव में, इस तरह से। तो ऐसा लगा कि ठीक है, ये तो करना चाहिए, टाइम है हमारे पास। तो धीरे धीरे एक आदत सी बनने लगी और फिर क्या हुआ कि जब लगा कि अब पूरे टाइम कुछ करना है और बच्चे बड़े हो गए और लगा कि घर को भी मदद मिले और काम भी करें, तो मैंने MA सोशियोलॉजी किया हुआ था जामिया से, तो उससे कनेक्ट थी कई चीज़ें, ये सारी की सारी।
एक हिंदी में एमए भी था जो मैं अपने मदर के घर से करके आई थी। हाँ, कहीं कहीं मैं ध्यान करती हूँ कि ये बीज मेरे कैसे, आज जब मैं इस मुकाम पे खड़ी हूँ कि मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, मैं कहीं पीछे जाके देखती हूँ अपने परिवार में, तो मेरी माँ बहुत ज़्यादा, अगर उनको मैं सोशल वर्कर कहूँ तो आज के ज़माने में, तो वो इतनी ज़्यादा पास पड़ोस का ख्याल रखती थी। एक मध्यम वर्गीय परिवार से हम थे, पिताजी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, लेकिन उनके पास क्या कि कोई लोग भी मदद मांगने आती, महिलाएं महीने का आखिरी हुआ, पैसा नहीं हुआ, कुछ हुआ, दे देती थी, कोई बात नहीं, लौटा दो, और बाकी लेन देन तो चलता रहता था, बार्टर सिस्टम के हुआ कि नहीं हुआ। वो उनको मैं देखती थी कि इनके पास सब कुछ कहाँ से आ जाता है, बोलना या ज्ञान करना। लेकिन मैं पढ़ने में बहुत होशियार थी, पढ़ती रही। तो आज जब मैं पीछे जाके, वो नहीं है इस दुनिया में, ऊपर से देख रही हूँगी मेरे इस काम को कि शोभा ने इस काम को आगे बढ़ाया, तो वो एक मन में लगा कि मुझे करना है। तो जब बच्चे बड़े हो गए तो अपने आप एक ऑफ़र आया, पीएचडी रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन था दिल्ली में, वहाँ से ऑफ़र आया कि जॉब है एक यहाँ पर, रूरल एरिया में ही जाना है आपको। तो मैं तो एक्सपीरियंस करती थी, मैंने ज्वाइन करा उसको। वो कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, उन्होंने मुझसे बात करी, मेरी वो बातों को मैंने बताया, मैंने ज्वाइन करा। दिल्ली में थी वो संस्था, लेकिन गुड़गांव में काम था। गुड़गांव के रूरल एरिया में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र को खोलना था, 100 विलेजेस में। तो हम दिल्ली से गुड़गांव ट्रैवल करते थे, और गाड़ी मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी, हमें वो देखना था। तो हमने वहाँ देखा प्रौढ़ शिक्षा। अब हमने पढ़ाने की कोशिश की, हमको वॉलंटियर्स मिले, 100 वॉलंटियर्स मिले हमको, हर गांव में एक। सर्वे किया, हमने खोला। एजुकेशन का बड़ा महत्व होता है किसी भी काम को करने में या इम्प्लीमेंट करने में, वो शिक्षा हमारे काम आ रही थी। तो किया, तो पढ़ाई वगैरह चालू करी, उनका एक करिकुलम होता था, उनको बताया। हम आते थे शाम को, सोचते थे पढ़ना नहीं चाहती हैं औरतें, अभी क्या करना पड़ेगा, कुछ तो इनको ऐसा करना पड़ेगा ताकि इनको आकर्षण बन जाए ये चीज़ें, मतलब अलग तो से मोटिवेशन चाहिए, कुछ और चाहिए। तो हमने कहा आप लोग क्या चाहते हो, मैम पढ़ तो लेंगे, लेकिन बहुत आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। गांव में महिलाओं की स्थिति सर इतनी खराब है उस समय, अगर हम 80s की बात जाएं, 70s में जाएं, या तो वो जमीन से जुड़ी है या जानवरों से, उस समय की बात, या तो खेती बाड़ी है उनके पास, या वो भैंस का दूध निकाल के कमाती हैं। वो इतना काफ़ी नहीं होता। परिवार वर्गों में बटा होता है गांव में, एक वर्ग है तो एक वर्ग की सरपंची है तो दूसरे वर्ग को दबाना, ये सब चीज़ें भी मैंने बहुत बारीकी से देखी। तो उनके पास सर एक पैसा भी नहीं होता था, कई बार 1 रुपया भी नहीं होता था। इतने हालात ग्रामीण औरतों के थे, और हमारे पास योजनाएं थी। तो हमने कहा अच्छा क्या चाहते हैं, तो हमने बोली सिलाई सिखा दें तो ठीक रहेगा, सिलाई ठीक रहेगा, पढ़ हम लेंगे उसके साथ। हमने अपने सीनियर्स को बताई ये वाली बात कि भाई ये तो करना पड़ेगा आपने। उन्होंने कहीं से अरेंज करा, पीएचडी एक जानी मानी संस्था थी, उनका रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, उन्होंने हर गांव में 2-2 सिलाई मशीनें प्रोवाइड करवाई हमको। और वहाँ पे जो हमारी वॉलंटियर थे जो पढ़ाते थे, और उसके साथ जो टीचर थे जो 10-10 गाँव में देखते थे, उनको देखा, करिकुलम हमने तैयार करा। वो प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुल था सर कि जब 1 साल बाद एवोल्यूशन हुआ तो ग्रेड 1 में आया वो। क्या बात, क्या बात। और उसके लिए प्रमोशंस भी हुए, अवार्ड भी मिले, सब मिले कि भाई गांव की औरतों को आपने कनेक्ट किया कि आप सिर्फ उन्हें पढ़ा नहीं सकते, पढ़ा के साथ अगर हुनर दे देंगे। तो ये हुनर शब्द मेरे दिमाग में आ गया कि हुनर औरत को कोई दे दो जो अनपढ़ है, जिसको समझ कम है, जो पढ़ नहीं पा रही है, जिसको साधन नहीं है, जिसके साथ बच्चे भी हैं, उसके साथ परिवार भी है पूरा, लेकिन एक हुनर उसको देना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, अगर वो जानवर रख रही है तो उसमें बेटरमेंट क्या हो सकता है, खेती कर रही है तो उसमें बेटरमेंट क्या होता है। और जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, आपको पता होना चाहिए सर कि गांव में एक वर्ग के पास ज़मीन होती ही नहीं है। वो सिर्फ सेवा ही करते हैं दूसरे वर्ग की, उनके पास एक मतलब घर भी किराए का होता है। तो उनको तो हुनर देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपनी, वो हुनर कुछ भी हो सकता है, आर्ट एंड क्राफ्ट हो सकता है, अपने कलमकारी हो सकता है, स्विंग तो मेन होता है। तो वो चीज़ें हमारी ऐसे ऐसे चलती रहीं। तो शोभा जी, ये जो एस्मी नाम से संस्था है आपकी, इसकी शुरुआत तभी हो गई थी या आपने बाद में किया? इसके काफी बाद हुई सर। अच्छा, इसके काफी बाद हुई। ओके। हाँ, जब गुड़गांव में ये सब खत्म हुआ, प्रोजेक्ट जब चलता रहा तो हम गुड़गांव आते थे, यहाँ डिप्टी कलेक्टर से मिलना होता था। आप कुछ भी काम करो एनजीओ के थ्रू, आपको वहाँ के लोकल कलेक्टर से मिलना ही होता है। हम ये कर रहे हैं, सारी हमारी टीम आके मिल के जाती थी। हम प्रोग्राम्स करते थे, अवार्ड देते थे, जैसे हमने दिए तो उनको बुलाया, सब किया। वो लेडी हुआ करती थी उस समय। तो उन्होंने हमसे कहा कि वाई डोंट यू ज्वाइन
आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने कहा वो शायद वो गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट का जैसा था। मैंने कहा अच्छा फिर क्या करना होगा? नहीं आप आ सकती हैं, हमारे वैकेंसी निकली है, हमने डेडिकेशन देखे हैं आपकी टीम के, आप आए तो करें। हमने घर पे पूछा, मैंने कहा ये तो पता नहीं गुड़गांव आना मतलब डेली गुड़गांव आना। तो हम इतने मतलब मैं आज कहती हूँ कि भोलापन की बात कहें, आप हमें कितना तनख्वाह दोगे मैडम? तो बोले हमारे तो स्केल चलता है ऐसे, टोटल बताइए। तो बोले 2600 या 2700 रुपये पड़ेगा। मैंने कहा हम तो 3000 रुपये पा रहे हैं वहाँ पर जहाँ हम दिल्ली में काम कर रहे हैं। तो वो हम मुस्कुराई, वो आज भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कहती नहीं यहाँ पे तो बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट जैसी जॉब है, आपको गांव में जाना होगा, जीप मिलेगी आपको और TADA बहुत सारी चीज़ें। तो वो ऐसे गांव में जाके वही काम करना है जो आप कर रहे हो, बट हमारे पास बहुत सारी योजनाएं। हमने यस कहा और ज्वाइन करा, वहाँ छोड़ा हमने, यहाँ पर आए। वो दिन का आज का दिन है जब हम जाने लगे। तो वहाँ तो और भी ज़्यादा हालात ख़राब थे सर, गांव में बहुत ज़्यादा। हम 100 गांव से 400 विलेजेस में जाते रहे और स्वयं सहायता समूह बनाते रहे। जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं, लोगों को पता ही नहीं होता था कि उनके लिए कोई पेंशन है, विधवा पेंशन है, उनकी लड़कियों को स्कॉलरशिप है, उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन है, उनके लिए लोन है, जिस लोन को वो सब्सिडी पे ले सकती हैं। आज भी, तब भी मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड है, आज भी है। पुरुषों तक वो स्कीम पहुंच जाती थी और अगर उनको लगा था कि महिलाओं के लिए ये आई है तो महिलाओं का वो अंगूठा लगवा लाते थे और खुद ही उसको उस चीज़ों को यूज़ करते थे और किसी किसी चीज़ों में यूज़ करते थे। एग्जैक्टली नहीं यूज़ करते थे। भैंस का है तो भैंस में यूज़ नहीं करना, अदरवाइज। तो जो विसंगतियाँ गाँव में देखी, हमारे दिल बहुत दुखता था, क्योंकि जिस संस्कार, जिस परिवार से आए थे, हम बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करना चाहते थे कि हमारे काम में पूरी ईमानदारी हो। हमारी टीम में पूरी 40 विमेन की टीम होती थी हमारे साथ, जिन्हें ग्राम सेविकाएं कहते हैं। तो उनके साथ हमने ये प्रोजेक्ट कराया मैडम के साथ। उस साल भी सर 100 पायलट प्रोजेक्ट आया था। 100 हमें ऐसी एक्टिविटी शुरू करनी थी जो नॉन ट्रेडिशनल हो। हमने गाँव में कहीं तो वो आपके दरी बनाना, कहीं कारपेट बनाना, कहीं ब्यूटी पार्लर, कहीं ऑफिस की फाइल बनाना, कहीं फोल्डर बनाना, इस तरह के प्रोजेक्ट्स हमने, क्योंकि दिल्ली बेस्ड था, दिल्ली में बहुत ज्ञान है, ये मैं आज भी कहूँगी, वहाँ से हमने चलाया। उस साल वो प्रोजेक्ट A ग्रेड में आया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। और हमारी जो मैडम ADC होती थी वो DC ट्रांसफर हो गई, उनका प्रमोशन हो गया, हम तो वहीं की वहीं। तो ये व्यवस्था चलती रही। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब इतनी गहराई से हम जाने लगे अंदर और पता लगा कि अब तो बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा है, मेले लगाना, डिजिटल मार्केटिंग देना उनको, ये सब व्यवस्था चलती रही साथ के साथ। तो 400 विलेज इंक्लूडिंग मेवात, वहाँ भी ये सब चलता रहा हमारी टीम के साथ। और हर वक्त मीटिंग्स होने लगी, बैंकों में मिलना, गवर्नमेंट के साथ मिलना, बड़े बड़े मिनिस्टर के साथ मिलना, अपनी स्कीम्स को बताना कि जो आपने दिया है उसको हमने बेहतर इम्प्लीमेंट किया है। और हर वक्त टीमें आती थी, गुड़गांव के विलेज में जाना है, वहाँ देखना है, फिरोजपुर झिरका, मेवात, हरियाणा वुमेन कमीशन, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, सभी लोग देखते आते थे। और नेचुरली विमेन ऑफिसर्स कम होती थी तो हम आगे किए जाते थे, या आंगनवाड़ी के। तो बाद में धीरे धीरे मैसेज फैलने लगा कि भाई हु इज डूइंग दैट, ये सब कुछ अच्छा चल रहा है, इतनी तकलीफों में गुड़गांव में पास है तो कोई बात नहीं, लेकिन कौन कर रहे हैं ये सब, किसकी टीम कर रही है? तो धीरे धीरे पता लगने लगा कि एक शोभा लाल हैं जो वहाँ प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, उनके साथ एक टीम है उनकी। तो नाम ऐसे आगे से आगे, तो काफ़ी अवार्ड्स हम 2016 तक ले चुके थे अपने आप से। मुझे वो हमें हिम्मत देते रहे आगे कि हमें इनको ही करना है। इनको हमने पुरुष और महिला दोनों को साथ लेके काम किया, क्योंकि इस काम में जो आर्थिक उन्नति हम देना चाहते थे गाँव को, उसमें पुरुष का साथ बहुत जरूरी था। औरतें मार्केटिंग नहीं कर पा रही थी, वो सामान बहुत बनाती थी, बेचने की जहाँ बारी आती थी तो घूंघट प्रथा से वो आगे नहीं निकल पाती थी। तो हमने उनके साथ भी, उनको भी कहा कि आप एग्जीबिशन में जाएं, आप स्टॉल्स लगाएं गुड़गांव में। धीरे धीरे जैसे मेवात जैसी जगह, नूह जैसी जगह जी कंपैरेटिवली ज्यादा पिछड़ापन वहाँ था, तो वहाँ आपको ज्यादा दिक्कत नहीं महसूस होती? बहुत तकलीफ हुई सर, बहुत ज़्यादा। 2006 तक 7 तक जब तक अलग डिस्ट्रिक्ट नहीं बना, मेवात था हमारे पास। अच्छा। और वहाँ पर ही विजिट होते थे हमारे। लेकिन एक बात, अगर हमारा टारगेट ओरिएंटेड काम था सर, तो ज़्यादातर टारगेट हमारे मेवात से पूरे होते थे, क्योंकि जनसंख्या वहाँ ज़्यादा थी। तो ज़्यादातर टूर हमारे मेवात के लगते थे। वो स्विंग और वहाँ की चंगेरी एक आर्ट होती थी, वहाँ के पंखा बनाने की एक आर्ट होती थी, दिल्ली में बहुत पसंद किए जाते थे। मार्केटिंग में उनको क्लब किया, उनको मोटिवेशन दिया, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग दिया, उनके ग्रुप्स बनाए। 10-10 औरतों के ग्रुप होते थे, स्वयं सहायता समूह, उसमें उनको ट्रेनिंग्स दी हमने।
ट्रेनिंग देने के बाद उनको पूरा का पूरा उनकी चीज़ें बनवाई, जो 40 का स्टाफ होता है हमारे साथ, वो चीज़ें हम दूर तक, दिल्ली तक, जयपुर, बनारस, दिल्ली, जहाँ भी एग्जीबिशन होती थी, गुड़गांव के लोग जाते थे। वो अपनी हैंडीक्राफ्ट में बहुत करती थी, पढ़ाई तो बहुत कम करवा पाए क्योंकि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं थी, और खाली डेवलपमेंट ही नहीं, सिर्फ उनकी चीज़ों को भी समझना था। वो प्रताड़ना की शिकार हैं, या उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, या उनका पति अनएम्प्लॉयड है। खाली ये नहीं कि हम आर्थिक निर्भरता दे रहे थे उनको, हम सामाजिक भी उनको मोटिवेट कर रहे थे, अवेयरनेस कर रहे थे। आपके लिए ये स्कीम्स हैं, और फिर गवर्नमेंट से जोड़ रहे थे कि अब आंगनबाड़ी में पंजीरी अगर बंट रही है तो हमारे प्रोजेक्ट की औरतें बनाएंगी, और ये वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इनका तालमेल होता था कि एक दूसरे से बात करेंगे। इसकी मीटिंग्स होती थी चंडीगढ़ में, हमको बुलाया जाता था, क्वालिटीज़ देखी जाती थी, हम बहुत मेहनत करके पूरी की पूरी टीम उसको कामयाब करती थी। बिस्किट्स बनाते थे हम लोग, आटे वाले बिस्किट्स, आंगनवाड़ी के बच्चों को बड़े पसंद आते थे। तो ये कोऑर्डिनेशन चल के आज भी वो महिलाएं या तो अपना काम कर रही हैं, ऐसा नहीं कि हमने छोड़ा है उनको, किया है, ये सब व्यवस्था चलती रही आगे। लेकिन हमें पता था कि एक दिन निकलना है यहाँ पे, लेकिन एनजीओ का जुड़ाव बहुत रहा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में भी एनजीओ बहुत आए थे दिल्ली से मार्केटिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए। हमारे गुड़गांव में इतनी व्यवस्था नहीं थी कि बहुत अच्छी हम ट्रेनिंग्स दे पाते, तो मैंने अपने रिसोर्सेज से बहुत सारी एनजीओज को ट्रेनिंग में, मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व किया और देखा कि वो कैसे करती हैं काम। तो मुझे लगा कि एनजीओ भी होना चाहिए भाई। अब तो बहुत सारा कुछ ठीक है, ये सब चलता रहेगा, बाद में भी इज्जत सम्मान मिलेगा, लेकिन इतना सब ग्रुप लिया हुआ है तो कैसे करना है इसको। तो 2005 में एक ग्रुप को ही हमने एनजीओ में कन्वर्ट किया। एक ग्रुप था मेवात का, आटा गांव में, बहुत ही अच्छी महिलाएं थी। हमने उसको, क्योंकि एज ए एडीसी में हेड ऑफ द वुमेन डिपार्टमेंट, हमारे पास बहुत सारे लोग आते थे, एनजीओ बनाना है, हमें सारे डिपार्टमेंटों को कोऑर्डिनेट करना पड़ता था। एनजीओ, हमें एनजीओ रजिस्टर करना है तो हमारे पास आना है, हमें ये मदद करना है तो हमारे पास। एडीसी ऑफिस पूरे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का हब होता था, चाहे सोशल हो, डेवलपमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, सब हो, सारे ग्रांट, सारे प्रोजेक्ट्स वहीं आते थे। तो जो एक्सपीरियंस दिल्ली में हमने गेन किया था वो काफ़ी काम आता था कि हमें उनको बताएं ये सारी चीज़ें। तो हमने कहा बना लेते हैं, चलो। हमने एक शारदा थी, हमने कहा चलो एक एनजीओ बना, हम भी इसको बना के रखते हैं, क्या पता हमें बाद में ज़रूरत पड़े। तो हम नहीं थे उस समय, बाद में उसको रीऑर्गेनाइज करा जब हमने 2009-10 में, तब हम उसके फाउंडर मेंबर बने। तो वो चीज़ ऐसी थी कि दिल को बिल्कुल भा गई कि अब हमने औरतों के साथ ही काम करना है, औरतों को आगे बढ़ाना है, उन्हें आर्थिक ताकत देनी है और उन्हें सामाजिक तरीके से मुख्य धारा में लेकर आना है। तो एस्मी का जो जन्म हुआ वो 2010 के आसपास रहा? 2005 में हो गया था सर। अच्छा, रजिस्ट्रेशन 2005 में था। उसके फाउंडर मेंबर थे जो लोग थे, मैं उसमें नहीं थी उस समय, लेकिन फाउंडर मेंबरों को मैं मोटिवेट करती थी, बाहर से बताती थी, छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम, क्योंकि उधर से प्रोग्राम आते थे तो मैं कहती थी नहीं आप ये वाला प्रोग्राम करो। हाँ, इससे पहले अखिल भारतीय महिला परिषद, जो मैंने इसमें जिक्र भी किया है, उससे हम उनकी रूरल ब्रांच हमने वहाँ बनवा दी थी। तो एस्मी स्टैंड्स फॉर, इसका पूरा? एस्मी सर संस्कृत का शब्द है। अच्छा। और ये महिलाओं से रिलेटेड है, मैं हूँ। ओके। हम महिलाओं को ये ताकत देना चाहते हैं कि मैं हूँ, मतलब मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी ताकत देना है। बेसिकली ये संस्था गुड़गांव ग्रामीण महिला मंडल के नाम से रजिस्टर्ड है और इसमें महिलाएं ही काम करती हैं। 99.9% इसमें ट्रेनर्स महिलाएं हैं, इसमें ऑफिस स्टाफ महिला है और ट्रेनिंग भी महिलाओं और बच्चों की होती है, लड़कियों की होती है। इसके लिए इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज हमने अब देखा कि जो हमारे समाज में विसंगतियां हैं कि लड़की को अभी नहीं आगे नहीं भेजना, दूर नहीं भेजना, पत्नी है तो अभी घर में ही रहो, घर में ही ज़रूरत है तुम्हारी, बाहर नहीं जाना, दूर नहीं जाना, वो ये मदद करता है उनको। अच्छा, ये संस्था है महिला की है, यहाँ पे महिला ट्रेनिंग देती है। मैंने कई उदाहरण ऐसे देखे हैं। अच्छा, कोई पुरुष तो नहीं आता, मैंने कहा नहीं, ये हमारी अंदर से इनिशिएटिव है, महिलाओं के लिए करना है। नाम भी ऐसे ही रखा, बस पुरुष के नाम पर अगर है तो कोई सीए है हमारे यहाँ जो भी कभी कभी आते हैं, कोई ट्रेनर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मोटिवेटर नहीं। ये भी हमें हिम्मत और ताकत देता है कि हम उनको ये मैसेज दे पाते हैं कि नहीं ये आपके लिए है। और बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स तो इसलिए हमारे कामयाब होते हैं कि उनको पता है कि यहाँ पे सिर्फ महिलाएं ट्रेनिंग देती हैं। ये उनकी सोच है, उनके मन की सोच है कि उन्हें लगता है कि जहाँ पुरुष होंगे तो वहाँ होगा। तो ये ट्रेनिंग तब ये शुरू किया हमने, तो छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करें, गांव में जाके इकट्ठा किया, सरपंचों को बुलाया, महिलाओं को इकट्ठा किया, अलग अलग टॉपिक्स पे जो हम ऑफिस में नहीं कर पाते थे वो हमने उनको समझाया,
ट्रेन किया और बताया उनको। लेकिन अभी क्या हुआ, अवेयरनेस प्रोग्राम क्या होता था सर, हम 1000 कर चुके थे। उसमें क्या है कि एक दिन हमने किया, समझाया, थोड़ा फॉलोअप किया, अगर किसी को दिखाना है तो हम फोटो दिखा पाते थे। सेंटर बेस्ड एक्टिविटी नहीं थी कि एक सेंटर हो हमारा जहाँ पे ट्रेनिंग चलती हो 6 महीने 1 साल, जब भी कोई देखना चाहे, अगर वो इतना हमारी टीम का नाम हो रहा है तो कहाँ चीज़ें आपकी देखना है आपको। तो फिर हमारा ध्यान उस तरफ गया कि हमें एक सेंटर खोलना है। तो पहला सेंटर हमारा सेल खुला था 2011 में, आटा गांव में खुला था, फिर हमने हरसरू में खोला, फिर हमने सैजाबाद में, फिर समझपुर में, उसके बाद झाड़सा में, उसके बाद बेसिकली सिलाई और अवेयरनेस कैंप। इनोवेशन और नया करने की प्रवृत्तियां, ग्रुप के साथ बात करना, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था सर। पेपर की कटिंग से इकट्ठी करना, हिंदी न्यूज़पेपर से उन तक इन्फॉर्मेशन कैसे डिसैमिनेट होए, ये हमारी टीम को हमें समझाना पड़ता था। हम रियलिटी में कैसे बताएं कि वो औरत देखो आगे बढ़ गई है और आप क्यों नहीं बढ़ सकते। तो वो पेपर में सच्ची कहानियाँ आती हैं हर किसी की, बहुत बढ़िया बढ़िया, वो हम कटिंग्स काट के पूरी फाइल। अगर कोई हमें अवेयरनेस कैंप के लिए फंड दे ना दे, कोई पैसा, हम अपना बैग टांगा, हमने संडे भी है, सैटरडे भी है, एक वॉलंटियर को पकड़ा, मैंने कहा उस गांव में अवेयर करना है, पूरा फाइल उठाया, पेपर कटिंग का पैम्फलेट्स वगैरह उठाए और बैठ गए उनके पास जाके। और वही सब उनकी चीज़ों को, उनको महिला सरपंच तक हमने बनवाया, उनको मोटिवेट किया कि आप खड़े हो सकते हो। 10 में से 3 अगर औरतें, तो आप क्यों नहीं खड़े होते हो, आप खड़े हो सकते हो, आप खड़े हो, कुछ नहीं करो तो बैठो तो सही मीटिंग में। तो ये सब जागरूकता, किसी की दुकान खुलवाई, किसी के पति की हेल्प करी, किसी के मकान बनवाए, किसी की टूटी फूटी चीज़ें हैं तो उनको ठीक करवाया, बहुत सारी चीज़ें इंडिविजुअली, और ग्रुप में तो बहुत ही ज़्यादा काम शुरू हुआ। अदरवाइज तो ऐसा भी होता रहा कि भाई अगर कोई महिला मेंबर बनी है तो वो स्वयं काम ना करके उसका पति सारे सिग्नेचर वगैरह कर देता था और उनके बिहाफ पर जो सारा श्रेय है वो भी पति को ही दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे मैं समझता हूँ अवेयरनेस के साथ ये सारी बातों पर भी रोक लगी। जी, ये तो जब हम जॉब में थे तो ये सब देखा हुआ हमने, अपनी आंखों से देखा। हमें खुद 2-4 होना पड़ा इन चीज़ों से। क्योंकि हम भी जब ड्वाकरा एक महिला ग्रुप बनाते थे, उनकी तरफ से, ऑफिस की तरफ से, हर गांव में एक महिला ग्रुप होता था, उसको हम 15,000 रुपीज़ का एक ग्रांट देते थे ताकि वो अपना काम शुरू करें। तो उसके बाद फिर लोन दिलाते थे, 1.25 लाख और 3 लाख रुपए तक के लोन होते थे। जब हम इंटीरियर में जाते थे, क्योंकि मैसेज तो जाता था कि मैडम आ रही हैं, सब लोग टीम आ रही है, बैंकर्स आ रहे हैं, तो मैसेज जाता था गाँव में, तो सब लोग आते थे, तो उनके फॉर्म्स भरे जाते थे सर, के फॉर्म भरना है, तो हम बोलते ग्रुप पे फॉर्म भरो, 10 की 10 औरत फॉर्म भरेंगी तो ग्रुप को लोन मिलेगा और सब बांटेंगी आपस में, तो भैंस ही खरीदेंगी या कुछ और भी कोई काम करेंगी। तो जब वो बैंक में फार्म जाते थे, मैम ये वाला फार्म कैसे आए, तो ऑलरेडी लोन ले चुका है। मैंने कहा आप हमें क्यों ऐसा कह रहे हो, कहाँ लोन लिया है, हमने अच्छे से सर्वे किया हुआ है, एक एक औरत को पूछा है, ग्रुप बनाया। मैम मैं बताऊँ रिकॉर्ड आपको, उनके पास तो 10-10 साल पुराने रिकॉर्ड होते थे, लोन लेके वापस भी करना होता था। देखो मैम, मैंने कहा अंगूठे लगाने का अभी भी फैशन है, तब भी फैशन होता था। मेरे को दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी भी काफ़ी सारी महिलाएं पढ़ती नहीं है, सिर्फ नाम लिखती हैं या वो अंगूठा चलता है। एक बार बात भी चली थी बैंकर्स के साथ, ये बात हुआ था नेशनल लेवल पे कि खाता उसका खुलेगा जिसको साइन करना आता होगा, लेकिन वो इम्प्लीमेंट थोड़े दिन हुआ सर, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। बैंक में हज़ारों खाते ऐसे भी अंगूठा लगा, तो फॉर्म में फ़ोटो नहीं लगती थी, लोन वाले फॉर्म में देखो मैम ये जुम्मी देवी का अंगूठा है, और जुम्मी देवी तो लोन ले चुकी है, ये तो आपके ग्रुप में लोन नहीं मिलेगा इसको। तो आप जो कह रहे हैं ये होती रही चीज़ें, और बहुत ज़्यादा मेवात हो सकता है और भी स्टेट के छोटे छोटे गांव में रही होंगी, जहाँ नोएडा के पास हम गांव में जाते थे, सेम सिचुएशन होती थी। बनारस के साइड में हम गांव में गए थे, वहाँ भी देखा मैंने, इंटीरियर में जहाँ भी है वहाँ ये व्यवस्था रही है। लेकिन जागरूकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पिछले 20-30 सालों में, औरतें समझ गई हैं, पूछताछ करती हैं, सवाल करती हैं। लेकिन हाँ ये था कि उनके अंगूठे लगा के पुरुष वर्ग उस लोन का इस्तेमाल करते थे, उस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे जिसके लिए दिए गवर्नमेंट या सरकार या बैंक लोन इसलिए देते थे कि आप सेम चीज़ में यूज़ करो और अपने बिजनेस को बढ़ाओ। बिजनेस को बढ़ाओगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा और कामयाब होगा, आपको अर्निंग होगी, आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो। बट इसमें काफ़ी परसेंटेज ऐसे थे लोग जो मिसयूज़ करते थे इस लोन का, फिर वो भरना तो पड़ता था क्योंकि इसमें बैंक इन्वॉल्व थे, फिर वो दूसरे तरीके होते थे।
लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है, आज ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हम अस्मी के लिए गुड़गांव ग्रामीण महिला मंडल के जरिए हम 10 से 15 गाँव में काम कर रहे हैं। अभी हम जुड़े हुए हैं गाँव से, हमने काफ़ी सेंटर्स खोले अवेयरनेस के लिए, ज़्यादा गहराई से हम कर पाते हैं लोगों के साथ। एक प्रोजेक्ट था जहाँ से हमने ज्ञान लिया, जहाँ से परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हम सिलेक्ट हुए, गए, वहाँ हमने बहुत सारा सीखा। हम तो शुक्रगुजार हैं उन लोगों के, लेकिन ये एक जीवन की आदत सी बन गई कि अब यही करना है, महिलाओं के बारे में सोचना है। रिटायरमेंट के बाद हो सकता है हम कोई बिजनेस खोलते या कुछ करते या बच्चों के साथ रहते, कुछ रहते, लेकिन कुछ मन नहीं करा करने का। नहीं, एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, लेबर डिपार्टमेंट की थी कि लेबर को रजिस्टर करना था। बहुत सारे बिल्डिंग्स बनती हैं गुड़गांव में, उनके लेबर को वेलफेयर स्कीम में रजिस्टर करना था। वो भी एक एक्सपीरियंस आया हमारे पास, 1 से 2 साल तक का प्रोजेक्ट था वो। लेकिन एनजीओ का काम चलता रहा हमारा, हर गांव में हमने कोशिश करी। जो 15 गांव हमने अडॉप्ट किए थे उस वक्त 2018 तक, सब जगह हमने सिखाया। और उसके साथ एक चीज़ है, जब इनोवेशन की बात आई तो सब लोग कहते थे शोभा लाल कुछ नया करो, मैडम कुछ नया करो। अच्छा, सिलाई सेंटर तो बहुत हो गए, फैशन डिजाइनिंग तो बहुत हो गई। उस समय तक एक एनवायरनमेंट फील्ड भी देश में चल रही थी, एक निकल के आई थी। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट है, पॉलीथिन है, ये चीज़ें आ रही है जो हमारे देश को और हमारे लोगों को ख़राब कर रही है। तो वो कहीं कहीं निकल के आए, क्योंकि औरतों के साथ साथ कम्युनिटी को जोड़ने का जो काम था, क्योंकि जब महिलाओं के साथ पुरुष भी आते थे, बैंक का खाता खुलवाना है, पुरुष पीछे आ जाता था, भाई आप लोग क्यों आए हो? नहीं, अकेली नहीं जा सकती है, ये अकेली कैसे आएगी गुड़गांव? ये तो अकेले गाँव से गुड़गांव नहीं आ सकती है मैडम, ये तो घर से कभी निकली नहीं। लेकिन वही ठीक है, आप आए, 1 बार आए, 2 बार, हमारे वॉलंटियर उनको हेल्प करते थे। लेकिन जब वो काम करना शुरू करती थी तो मैं आपको, अभी भी आप चाहें तो विजिट करें सर, औरतों ने अपना घर चलाया है। ठीक, हम ट्रेनिंग लेके, एनजीओ से ट्रेनिंग लेके या गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में ट्रेनिंग लेके, जब विपदा आई है, जब पति बीमार हो गए या पति रहे कुछ नहीं हुए, औरतों ने अपना घर चलाया। इतना अच्छा सिलाई का काम, इतनी अच्छी चीज़ें बनाई जिनको मार्केटिंग प्लेस मिला, बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले उनको। वो आज भी हैं, दौलताबाद गांव ले लो, समझपुर ले लो, काफ़ी महिलाएं काम कर रही हैं वहाँ। अब उनकी उम्र दराज हो गई है, उनकी बहुएँ हैं, कुछ है कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पूरी तरह से आत्मनिर्भर, दूसरों को भी समझाती हैं वो इन बातों। तो अब जो हालात हैं इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए आप क्या सोचते हैं? क्या और प्रगति करने के लिए इनको एजुकेशन देना ज़रूरी है या पैसा और देना ज़रूरी है? क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा सर, ये तो अच्छा ही बताया आपने, ये इस तरफ सोचना है और सोच भी रहे हैं हम लोग। एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है सर। इस वक्त एनजीओ के साथ जब हम गहराई से जुड़े हैं, इन चीज़ों से वॉच करते हैं, ऑपरेशन एरिया हम जब देखते हैं, 10-20 गांव में हम जाते रहते हैं, एजुकेशन बहुत कम है अभी महिलाओं में, ख़ास तौर से इनको एजुकेट करना होगा। अब भी बिल्कुल रिसेंटली जब मैंने आपको पहले कहा, मैं अखबारों से जुड़ी रहती हूँ, पेपर कटिंग्स, और गवर्नमेंट से भी जुड़ी रहती हूँ बाहर निकलने का। उन्होंने खुद एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र शुरू किया हुआ है कि गवर्नमेंट को उन्होंने कहा 45 वर्ष की औरतें पढ़ाई करें, ताकि उन्हें कम से कम, अब हम जो ट्रेनिंग देते हैं उन्हें लिखना नहीं आएगा तो वो बेटर तरीके से कमा नहीं सकती है, बेटर तरीके से अपने आप को कर दे सकती। आया है प्रोजेक्ट, उसमें स्कूलों में रजिस्ट्रेशन चल रहा है, बच्चों से कहा जा रहा है कि आपकी दादी नानी कौन नहीं पढ़ी है, आपकी मम्मी कौन नहीं पढ़ी है, उनको लेकर आओ। बिल्कुल रिसेंटली अभी चल रहा है। और हमारे यहाँ एक ट्रेनर है, उसकी कोई रिलेटिव है, वो कहती हैं क्या करेंगे पढ़ के। अभी भी वही फीलिंग है कि हम 45 पे हो गए, क्या करेंगे पढ़ के। तो ये वही विरोधाभास की स्थिति हो जाती है। शिक्षा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर, और जैसा कि आज वातावरण बढ़ गया है, विकास हो गया है, देश में विकास चल रहा है, दुनिया में चल रहा है, एक टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो गई है, कंप्यूटर उसको कहिए, लैब कहिए, टैबलेट कहिए, कुछ कहिए, उसके जरिए जो ज्ञान औरतें ले रही हैं, उस ज्ञान को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना है। और उसके लिए एनजीओ को सबको हेल्प करना चाहिए। जो चीज़ें वो कंप्यूटर लैपटॉप पे देखना चाह रही वो नहीं, उसमें एक विकास की चीज़ें जोड़ के उनको टेक्नोलॉजी सिखानी होती है, जिसको डिजिटल लिटरेसी कहते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं। इसके लिए ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोबाइल वो चलाती हैं, इंग्लिश उनको आती है। ये नहीं कहते कि हमें इंग्लिश सिखा दो, इन बॉक्स, आउट बॉक्स, मोबाइल, जितने शब्द आप मोबाइल में यूज़ करो दे आर ऑल इन, वो सब इंग्लिश में होते हैं। तो उनको सिर्फ एक अच्छे से तरीके से ग्रुप में लाके एक अच्छा सा करिकुलम बना के उनको अवेयर करना है।
अगर वो इन चीज़ों में आएंगी सर, तो उनका सिलाई, कैरी बैग बनाना, या उनका कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट, या कोई भी ब्यूटी पार्लर, कोई भी ट्रेनिंग्स करना है, ऑफिस मैनेजमेंट ट्रेनिंग करना है, कुछ भी करना है, सबको फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि वो इन चीज़ों को अपने पेजेस बना के, जैसे हमारे कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में लड़कियां अपना पेज बनाती हैं, पेज बना के उसको ईमेल आईडी के साथ एक्सप्लोर करती हैं, किसी ने कोई डिज़ाइन करा, और नेचुरली जब वो आगे जाता है तो कोई लोगो बना देती है, हम उन्हें जैसे बताते हैं कोई ऐड आया, कंपनियां लोगो मांगती हैं, तो हम कहते हैं लोगो बनाओ आप, अगर आपको लोगो पास हो गया तो मिलेगा, और 1-2 को मिला इनाम सर, 10-10 हज़ार रुपये आए उनके खाते में, उनके ईमेल आईडी में। तो कंप्यूटर और डिजिटल लिटरेसी से जुड़ना होगा, तो विकास बहुत ज़्यादा कर पाएंगे। तो शोभा जी, ये इतनी वाइड ट्रेनिंग जो आपको सरकारी विभाग में मिल पाई जी, उसका बेनिफिट आपने इंडिविजुअल लेवल पर भी कोई एनजीओ शुरू करके किया है, ताकि उस सारे ज्ञान से, उस पृष्ठभूमि से आप अपना भी कोई एनजीओ चलाएं और आगे बढ़ाएं उसको? एक्चुअली में सर एनजीओ 7 मेंबर्स से ही बनता है। हाँ। जो नॉन रिलेटेड, जो रिलेशन में नहीं होते एक दूसरे से। दूसरी चीज एक ट्रस्ट होता है, या आप कंपनी एक्ट में रजिस्टर करवाएंगे सेक्शन 8 में, काफी विधाएं खुल गई हैं अब, उसमें आप कर सकते हैं कि फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ बेहतर कर सकते हैं, पर फिलहाल तो सोचा नहीं इसके बारे में। तो श्रोताओं, ये थे डॉक्टर शोभा लाल, जिन्होंने लगभग सारी उम्र एनजीओस के बीच में गुजारी और ग्रामीण क्षेत्र की उन्नति के लिए प्रयासरत रही, और अब भी अपने ढंग से ये सेंटर चला रही हैं। मैडम, थोड़ा सा उस सेंटर के बारे में आप प्रकाश डालिए। जी जरूर। जब हम अवेयरनेस कैंप चलाते चलाते सेंटर बेस पर आए, हमें लगा हमारी टीम को कि सेंटर दिखा सकते हैं हम लोगों को। जब लोग इतना जानते हैं कि असमी इतना कर रही है, गुड़गांव ग्रामीण महिला, हमारे भी अखबारों में काफ़ी संस्था के बारे में आते थे, कोई भी अवेयरनेस कैंप करते थे, कभी जागरण वाले, भास्कर वाले, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट ऑफिसर के शोभा लाल मैडम के साथ अब ये इस लाइन में है। तो जब हम सेंटर बेस पे आए, तो सेंटर के लिए सर जगह चाहिए, सेंटर के लिए तो कोई ना कोई जगह चाहिए। अब एनजीओ के पास जिस तरह से हम चला रहे थे, जिस तरह से हमारे पास सुविधाएं थी, या जो योग्यताएं थी हमारे पास, या जो हमारे ताल्लुकात थे तरह तरह के, वो इतने ज़्यादा नहीं थे सर कि हम बहुत ज़्यादा हाई अप्स में जाते या बहुत एक बड़ा प्रोजेक्ट कोई लेके आते। हम बस नीचे ही नीचे पे काम करते थे, उन्हीं को जागरूक ज़्यादा करते थे, एक दूसरी फील्ड की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता था। जितने हमारी टीम के पास, मेरे पास जो रिसोर्सेज होते थे जो मैं बात करती थी दिल्ली में, मिनिस्ट्री में जाके, कहीं जाके गवर्नमेंट से बात करती थी, प्रोजेक्ट होना चाहिए, वो सब लोग सेंटर बेस्ड प्रोजेक्ट हमें चलाने थे। तो हमने सर्वे करा, झाड़सा सर्वे करा, समझपुर करा, हमने हरसरू करा कि हमें सेंटर बिठाना है। जब हमने सर्वे करा, अपनी टीम को भेजा, उनकी डिमांड्स कि आपको क्या करना है, तो नेचुरली 99% डिमांड ये आती थी। 80s की बात ले लो या आप 2000 की बात ले लो, मैम कुछ काम नहीं है, सिलाई सेंटर है, क्योंकि हम आप औरतों के लिए काम कर रहे हो, लड़कियां तो हमारी कॉलेजों में पढ़ रही हैं, वो शायद कंप्यूटर चाहेंगी, हमको जागरूक करना है, तो हमारे लिए सिलाई सेंटर या ब्यूटी पार्लर, जो अब एक विधा अच्छी बन गई है, क्योंकि वो भी एक अच्छे रहने के लिए ठीक है, स्वास्थ्य के लिए ठीक है, वो 2 विधाएं निकल के आती थी। तो हमने वो सेंटर ही खोलने शुरू करे। सेंटर के जरिए हम टोटल अवेयर करते थे औरतों को। हर महीने में या 15 दिन में एक जागरूकता शिविर जरूर होता था, या वो डोमेस्टिक वायलेंस पे हो, या वो गर्ल एजुकेशन पे हो, या वो उनकी ट्रेनिंग पे हो। केवल सिलाई नहीं सिखाई जाती थी उन्हें, क्या उनकी घरेलू परेशानी कोई है, वो सब के ऊपर भी चर्चा होती थी। रिसोर्स पर्सन बाहर से, बैंकर हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उनसे इंटरेक्ट कराया जाता था, क्योंकि औरतें बताती कम थी अपने बारे में, उनको भी पूछना पड़ता था, पर आज क्यों नहीं आई, कल क्यों नहीं आई। अब आपको तो पता ही, डोमेस्टिक वायलेंस भी हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी कुछ है, गाँव में बहुत ज़्यादा। कोविड का एक ऐसा दौर आया बीच में कि उसने पूरी दुनिया को तहस नहस करा, तो हर चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ा। जब वो लॉकडाउन हुआ, कुछ हुआ, तो एनजीओ में भी वो रहा, तो हमारी एनजीओ में भी ताले से ही डले। मतलब हमने मास्क तो बहुत बनाए, बैग्स बहुत बनाए, लेकिन हमने वो वहाँ भी मेंटल हेल्थ पे एक प्रोजेक्ट करा। तो ऐसा लगा कि ये जो चीज़ें हैं, सेंटर जब हमारे सक्सेसफुल होने लगे, कभी हरियाणा सरकार से छोटा मोटा ग्रांट मिला हमको, कई बार हमें किसी कंपनी से ग्रांट मिला, कई बार हमने कंट्रीब्यूशन किया, कई बार छोटे छोटे फंड्स भी लिए, क्योंकि सेंटर बिठाने के लिए एक्चुअली में सर जगह का किराया,
ट्रेनर जिसको हम लगा रहे हैं वो उसकी कम से कम सैलरी या ऑनरेरियम जो भी हो, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मशीन्स हो, उससे संबंधित चीज़ें हो, दरी हो, इतना तो चाहिए ही चाहिए, तभी आप कहीं बैठ पाओगे आराम से और वो लोग महिलाएं अट्रैक्ट होंगी वहाँ पर। तो ये व्यवस्था हम अपनी बहुत मेहनत से हम कर पाते थे, बैनर बनाना ये। तब ये फिर सेंटर का हम पॉपुलराइज करते थे, बताते थे कि आप आएँ, देखें, बनाएं। जब रिसोर्स पर्सन आते थे, हमने होंडा से भी ग्रांट लिया सर, हीरो नहीं होंडा थे सरदार जी से, जब उन्होंने देखा उन्होंने पूरा एक सेंटर को फंड करा हर शुरू में, 5 मशीन्स दी। तो ऐसे पता लगता रहा ना, पता लगा, एक से एक पता लगता रहा, क्योंकि हम उसमें परिचय मतलब प्रचार करने में बहुत करना था, ज़रूरत भी थी और करना भी चाहिए हमें, नहीं तो मैसेज कैसे जाएगा लोगों के पास कि हम इन चीज़ों को कर रहे हैं, हम ये महिलाओं को ट्रेन कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, इसको काम मिल गया। इम्पैक्ट स्टोरी बनाई हमने, सक्सेस स्टोरीज बनाई, फोटोग्राफ्स खींचे, वो सब उस टाइम में तो हम लिख लिख के ही बात करते थे कि लिख लिख के ही बताते थे, उस सब ज़माना कंप्यूटर का आ गया। तो ये सब चीज़ें सेंटर बेस्ड बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहे। हाँ, दिक्कत वहाँ आई जहाँ कोविड स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमने जो 10 सेंटर खोले थे उसको हमने एक जगह लाया, लेकिन औरतें बहुत कोऑपरेटिव हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी 100%, लेकिन हाँ 60-70% हम औरतों को एक स्टेज पे ला पाएँ, एक प्लेटफॉर्म पे ला पाएँ और उनको बता पाएँ इन चीज़ों को। कई औरतों को नौकरी मिल गई है, कई औरतें स्कूल में काम कर रही है, कोई अपना काम कर रही है, कोई अर्बन क्लब से जुड़ी हुई है, उसमें सेवाएं देती हैं अपनी और हमसे कांटेक्ट रहती हैं। हम 3 मंथ 6 मंथ का कोर्स चलाते हैं, उसमें सर्टिफिकेट्स भी देते हैं जो गवर्नमेंट फंड उसमें, क्योंकि एनजीओ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, वो सर्टिफिकेट हर जगह काम आता है सर। वो बैंक से लोन लें, वो अगर उसमें कहीं उनको नौकरी लेना है, कहीं कुछ करना है, तो ये अचीवमेंट अच्छी लगती है हमको। अच्छा, तुम जीजीएमएम से गुड़गांव ग्रामीण महिला मंडल में जीजीएमएम, कभी जीजीएमएम याद रहता है, कभी असमी उनको, ये हमारा ब्रांड नेम है। जब हम पढ़ने लगे और सीएसआर में जाने लगे, हमें लगा कि ये, और अर्बन में भी चीज़ें आने लगी हमारे साथ कि अर्बन में क्यों नहीं मैडम, यहाँ भी तो माइग्रेट पॉपुलेशन है, आप इतनी दूर दूर काम कर रहे हो, आपकी असमी, आपको अर्बन में करना चाहिए। और वो गांव ही अर्बन में चले गए जो रूरल में थे, तो ऑटोमेटिकली अर्बन से कनेक्ट हुए। वहाँ माइग्रेट पॉपुलेशन थी, माइग्रेट पॉपुलेशन को भी जोड़ा हमने, उनके आधार कार्ड बनाना, उनके परिवार पहचान पत्र बनाना, उनके टीकाकरण करवाना, पता ही नहीं उनको कि बच्चों को टीका लगता है। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपने आप बन गई महिलाओं के लिए। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो भी कुछ हो सकता है, वो आपके द्वारा किया गया। तो साथियों, ये थी मैडम शोभा लाल, जिनके मुख से हमने सुना कि किस तरह एक लंबी यात्रा करके वो इन संस्थाओं को एक सक्सेसफुल स्टोरी में बदलती रही। इसके लिए बहुत प्रयास, बहुत हिम्मत का काम था। हम आपको इसके लिए बहुत बहुत मुबारक देते हैं और प्रार्थना करते हैं, और अपने श्रोताओं को इस बात के लिए भी न्योता देते हैं कि आप आइए, इनके सेंटर को देखिए, और जो भी सहयोग आप देना चाहें वो सहयोग भी दे दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैडम शोभा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने अपनी सारी बात को रखा, और हम चाहेंगे कि इस तरह की मीटिंग्स आप करते रहें ताकि लोगों को हम बता सकें कि आपकी क्या क्या गतिविधियां चलती हैं। हम शोभा जी से ये भी गुजारिश करेंगे कि कोई भी अगर व्यक्ति इनकी संस्था से कांटेक्ट करना चाहे तो कृपया आप नंबर बता दीजिए, ताकि आपसे फ़ोन पे कांटेक्ट करके बात करके वो आपको विजिट कर सकें। प्लीज़। ठीक, आप ज़रूर हमारी संस्था में विजिट करें। सेक्टर 10 में जो मेन सेंटर है हमारा, सेक्टर 10 कादीपुर, और हमारा फ़ोन नंबर है 7678490169। ओके, एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। हमारी संस्था का नाम है असमी एन इनिशिएटिव ऑफ जीजीएमएम, सेक्टर 10 कादीपुर, जहाँ मेन हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, ये उसका पता है। और फ़ोन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें 7678490169। धन्यवाद। धन्यवाद।